वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। इससे पहले हम लोगों ने पंचायती राज की 6 क्लासेस कर ली हैं। आज 7वीं क्लास है जिसमें हम लोग अध्याय 14 क के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अध्याय 2 पढ़ लिए थे, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 14 से। तो अध्याय 14 क कौन सा? अध्याय 14 क। इसमें क्या है? जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। तो इसमें क्या है? अनुसूचित, इसमें है आपका अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। ये क्या है आपका? ये है अध्याय 14 का। इससे पहले अध्याय 2 में किसके बारे में देखे थे? हम लोगों ने ग्राम सभा के बारे में देखे थे और मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अध्याय 14 क के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना के लिए विशिष्ट उपबंध बताए गए हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था देखिए। सबसे पहले क्या हुआ कि 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन को लागू कर दिया गया और इसी के तहत क्या किया गया कि जब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ ने 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की स्थापना की। अब क्या हुआ? मैंने बताया था कि पंचायतों से संबंधित विशिष्ट समितियों में 1995 में क्या हुआ? 1995 में भूरिया कमेटी का गठन किया गया था। भूरिया कमेटी, ठीक है, इसका गठन किया गया था और इसी समिति के सिफारिश पर क्या हुआ? इसी समिति के सिफारिश पर 1996 में क्या आ गया आपका? पेसा एक्ट आया। पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996 आया और इसी अधिनियम के तहत 10 राज्यों को चुना गया। कौन कौन से 10 राज्य थे आपका? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक, तेलंगाना। फिर उसके बाद ये तमिलनाडु नहीं है ना, तेलंगाना है, ठीक, तेलंगाना याद रखना। 5वां आपका क्या था? महाराष्ट्र। 6वां गुजरात। 7वां ओडिशा। 8वां आप याद रखना झारखंड। 9वां कौन सा था आपका? राजस्थान। और क्या था आपका? एक हिमाचल प्रदेश। तो ये 10 राज्य थे। अब देखो कि 1995 में, चूंकि 1993 में क्या कर दिया गया था? छत्तीसगढ़ में पंचायती राज और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया गया था। लेकिन अब 1995 में भूरिया कमेटी ने सिफारिश की और इसी कमेटी के सिफारिश पर 1996 में क्या आ गया आपका? पेसा एक्ट। तो इसी पेसा एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना के लिए एक नया अध्याय जोड़ा गया, अध्याय 14 क, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। इसमें कहां से कहां तक था? मैंने बताया था कि जो अध्याय 14 है इसमें धारा 229 क से कहां तक था आपका? 129 च तक क्या है आपका? प्रावधान है किसका? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना से संबंधित विशिष्ट उपबंध का प्रावधान कहां पे किया गया है? तो धारा 129 क और 1 से 129 च तक। ठीक है, तो चलिए एक एक करके धाराओं को याद करते हैं। ठीक, धाराओं को याद करने के बाद उसका डिटेल देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखते हैं हम लोग धारा कहां से कहां तक है। जो अध्याय 14 क है वो कहां से कहां तक है? तो ये है आपका धारा 129 ए से 129 ई तक, सॉरी एफ तक। ठीक, ये कहां तक है आपका? ये है अध्याय 14 का। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहला धारा है आपका धारा 129 का, ठीक, 129 ख, 129 ग, 129 घ, 129 अंगा और क्या हो गया आपका? 129 च। याद हो गया? तो ये है आपके 6 धाराएं।
ठीक, 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या है आपका 6 धाराएं हैं। ठीक, चलिए इनका टाइटल देखते हैं क्या क्या है। ठीक, इसमें क्या है, धारा 129 क में सबसे पहले क्या दिया गया है, परिभाषा। याद रखना क्या है सबसे पहले क में परिभाषा, यहाँ धारा से क्वेश्चन बनता है ना, याद रखना। ठीक, क्या है इसमें परिभाषा, इसमें है आपका ग्राम एवं ग्राम सभा का गठन। किसमें है आपका, धारा 129 ख में। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बनता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम या ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो सॉरी किस धारा में किया गया है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 129 ख में। ठीक, बी ऐसे करके ABCD में भी याद रखना, ABCDE F ऐसा करके। ठीक, तो ये किस में दिया गया है आपका 129 ख में। फिर इसमें दिया गया है ग्राम सभा, क्या बताया गया है इसमें, ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य, ये किस में बताया गया है आपका 129 ग में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। ठीक, तो एक एक धारा को भी अच्छे से याद रखना। धारा 129 का परिभाषा, धारा 129 का ग्राम सभा एवं ग्राम का गठन, 129 ग ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य, 129 घ में इसमें किसका बताया गया है, ग्राम सभा का, तो इसमें क्या बता दिया गया है, ग्राम की शक्तियां या ग्राम के कृत्य, लिख देता हूं सीधा ग्राम के कृत्य। इसमें किसमें, ग्राम सीधा ग्राम पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत के कृत्य, ये किस में बताया गया है आपका, ये बताया गया है धारा 129 घ डी में। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें धारा 129 अंगा, इसमें क्या बताया गया है, आरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें है आपका आरक्षण। ठीक, ऐसे नॉर्मल जब पढ़ते हैं तो भी आर्टिकल 243 में भी आरक्षण है, और इसमें भी देखो धारा 129 में क्या बताया गया है, आरक्षण। ऐसा याद रखने के लिए ट्रिक है। ठीक, इसमें क्या है आरक्षण, और इसमें क्या बताया गया है, अब देखो ग्राम सभा के शक्तियां एवं कृत्य बता दिया गया, पंचायतों के कृत्य बता दिया गया, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है जनपद पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों में जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के कृत्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक एक धारा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। धारा 1, धारा 129 क में दिया गया है परिभाषा, धारा 129 ख में दिया गया है ग्राम सभा का, ग्राम एवं ग्राम सभा का गठन, ग में दिया गया है ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य, घ में दिया गया है ग्राम पंचायतों के कृत्य, अंगा में दिया गया है आरक्षण, और धारा 129 च में बताया गया है जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के कृत्य। ठीक, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। ठीक, तो ये धाराएं हैं, याद हो गया। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग धाराओं को देखते हैं। ठीक ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। ओके, चलिए अब हम लोग एक एक करके धारा को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, धारा 129 का पहला क्या था आपका, धारा 129A। ठीक, ये है आपका पहला धारा। इसमें क्या था आपका, परिभाषाएं, परिभाषा। ठीक, इसमें दो चीज को परिभाषित किया गया है। सबसे पहले इसमें परिभाषित किया गया है ग्राम को, ग्राम सभा को। ठीक, तो ग्राम सभा की परिभाषा पहले भी मैंने लिख चुका है, वही परिभाषा को यहाँ पे भी लिखा गया है। ग्राम सभा क्या होता है, किसी भी पंचायत क्षेत्र में, मतलब ग्राम पंचायत क्षेत्र में, ग्राम पंचायत क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची में सम्मिलित लोगों के समूह से क्या बनता है आपका, ग्राम सभा बनता है। इसी को यहाँ पे भी परिभाषित किया गया है। दूसरा इसमें परिभाषा दिया गया है ग्राम का। ग्राम का परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा, मतलब इस अधिनियम में कहा गया है कि ग्राम क्या होगा, तो अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसे ग्राम जिसमें साधारणतः आवास एवं आवासों का समूह, ठीक, छोटे गांव या गांवों के समूह
जिसमें क्या होना चाहिए, तो सामुदायिक समष्टि होनी चाहिए। ठीक, देखो क्या क्या इसमें, देखो क्या क्या शामिल होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में ना, पहले लाइन में लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों में, इसमें होना चाहिए आवास एवं आवासों का समूह। ठीक, दूसरा इसमें छोटे गांव एवं गांवों का समूह। ठीक है, जिसमें क्या होनी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए। ठीक, कौन कौन सा, एक याद रखना क्या होनी चाहिए, सामुदायिक समष्टि। ठीक, एकता होनी चाहिए। दूसरा याद रखना, इसमें रूढ़ि एवं परंपराओं के आधार पर कार्य करते हो। किसमें, रूढ़ि एवं परंपराओं के आधार पर कार्यरत हो। तो ये क्या कहलाता है, आपको ग्राम को इस तरीके से परिभाषित किया गया है। ठीक, ग्राम सभा क्या हो गया, किसी भी पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में समाविष्ट या सम्मिलित लोगों के समूह से मिलकर बनने वाले निकाय को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। और अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे ग्राम जिसमें साधारणतः आवास एवं आवासों का समूह। दूसरा, छोटे गांव एवं गांवों का समूह जिसमें सामुदायिक समष्टि एवं रूढ़ि एवं परंपराओं के आधार पर कार्यरत या कार्य करते हो, उनके समूह को क्या कहा जाएगा, उस निकाय को कहा जाएगा आपका ग्राम कहा गया है। तो इस तरीके से इसमें परिभाषित किया गया है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, नहीं पूछेगा। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि धारा 129 क में क्या है, तो क्या है, इसमें परिभाषाएं दी गई है और किन 2 चीजों को परिभाषित किया गया है, तो ग्राम सभा और ग्राम को परिभाषित किया गया है। अब इसके बाद जो है धारा 129 ख, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको मिटा रहा हूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि धारा 129 का परिभाषा, जिसमें ग्राम सभा और ग्राम को परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरे धारा पे आते हैं हम लोग, धारा 129 ख पे, जिसमें क्या प्रावधान किया गया है, ग्राम एवं ग्राम सभा का गठन। ठीक, धारा 29 ख, ग्राम एवं ग्राम सभा का गठन। देखो दूसरा धारा इसमें दिया गया है धारा 129 बी। ठीक, इसमें क्या क्या है, याद तो हो ही गया होगा। इसमें क्या है, ग्राम एवं ग्राम सभा का गठन। ठीक, ग्राम एवं ग्राम सभा का गठन। ठीक, तो देखो वहां हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ग्राम होगा, इसका निर्धारण कौन करता था, तो इसका निर्धारण करता था राज्यपाल। तो यहां भी कौन सा ग्राम होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो सबसे पहले देखो निर्धारण। ठीक, तो यहां पे भी निर्धारण कौन करता था, वहां करता था राज्यपाल, तो यहां पे भी कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक, वहां पे कुछ क्षेत्र थे, क्या क्षेत्र था, कि गांव एवं गांवों के समूह को। ठीक, तो यहां पे भी किसे, तो ग्राम एवं ग्राम सभा के रूप में किसको गठित किया जाएगा, तो किसे। ठीक, तो इसमें देखो गांव को, जैसे वहां होता था ग्राम एवं गांवों के समूह को, तो यहां पे क्या है आपका, गांव को। ठीक, या दूसरा याद रखना, गांवों के समूह को। ठीक, ये 2 तो वहां पे भी कॉमन था। ठीक, तीसरा यहां पे रखना, किसी के आवास, पारा, मोहल्ला या टोला। ठीक, किसी के पारा, मोहल्ला या टोला को भी, ठीक है, ग्राम के रूप में गठित किया जा सकता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन अगर इतने छोटे छोटे को ग्राम गठित कर दिया जाए तो फिर कैसे चलेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या किया गया, एक आधार बनाया गया। ठीक, आधार क्या क्या है, अब देखिएगा, सी इसके लिए आधार है। आधार देखो, पहला आधार क्या होना चाहिए, संस्कृति, ठीक, संस्कृति, रूढ़िवादी
संस्कृति, रूढ़िवादी एवं परंपरा। क्या है? संस्कृति, रूढ़िवादी एवं परंपरा के आधार पर किसी गांव के समूह को, आवास, पारा, मोहल्ला या टोला को राज्यपाल ग्राम के रूप में गठित कर सकता है। ठीक, देखो, और गठित कर दिया, इसके लिए क्या करेगा? फिर आखिरी में अधिसूचना जारी करेगा। तो क्या क्या करेगा? लोक अधिसूचना जारी करेगा। लोक अधिसूचना जारी करेगा। ठीक, तो धारा 129 ख में ग्राम एवं ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक, किसको किया जाएगा? गांव को, गांव के समूह को, पारा, मोहल्ला या टोला को भी ग्राम का गठित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आधार क्या होना चाहिए? संस्कृति, रूढ़िवादी, परंपरा। मतलब किसी एक मोहल्ले की संस्कृति, रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं वो अगर अलग अलग है तो उस अलग अलग को भी ग्राम के रूप में गठित किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा लोक अधिसूचना जारी करके। तो धारा 129 ख में बताया गया है कि राज्यपाल किसी पारा, मोहल्ला या टोला को संस्कृति, रूढ़िवादी और परंपरा के आधार पर लोक अधिसूचना जारी कर ग्राम के रूप में गठित कर सकता है। और ऐसे क्षेत्रों में, ठीक, ऐसे क्षेत्रों में मतदाता सूची में सम्मिलित लोगों के समूह से बनने वाला निकाय क्या कहलाएगा? ग्राम सभा कहलाएगा। ये हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ लिया है। तो ग्राम के रूप में किसको गठित किया जाएगा और ग्राम सभा क्या होगा? धारा 129 ख से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जो प्रोसेस वहाँ था ग्राम सभा में, जैसे हम लोगों ने बैठकों के बारे में, सम्मेलन के बारे में पढ़ा, ठीक, वो सब चीज़ें सेम है, लेकिन जो यहाँ पे अंतर है उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो इसमें दो चीज़ें का अंतर है। ठीक, वो है एक आपका सम्मेलन, मतलब कोई भी बैठक बुलाया गया तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, एक डिफरेंस वो है, और दूसरा है गढ़पूर्ति को लेकर। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये हो गया होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम सभा होती है, ठीक, उसमें जो सम्मेलन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा और उसके लिए गढ़पूर्ति क्या होगी। यही अंतर है, बाकी सब सेम है। तो जैसा वहाँ पे होता है वैसे ही होगा। बाकी आरक्षण का तो अलग से अनुच्छेद ही है, ई, ठीक, सॉरी अनुच्छेद बोल डालता हूँ मैं। धारा 129 ई में आरक्षण के बारे में बताया गया है। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं, देखो अब मैं क्या बता रहा था, क्या पढ़ रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता, ठीक, की अध्यक्षता के संबंध में देख रहे थे। देखो वहाँ पे कहने का मतलब है मेरा, सामान्य क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में अध्यक्षता कौन करता था? सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच और सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में कौन करता था? तत्समय उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चयनित कोई व्यक्ति या कोई सदस्य क्या करता था? अध्यक्षता करता था। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना, ठीक है, दो चीज़ें क्या क्या याद रखना कि कौन अध्यक्षता कर सकता है और कौन अध्यक्षता नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसलिए मैं इसको दो अलग अलग बांट के बता रहा हूँ, ठीक है, कि कौन अध्यक्षता करेगा और कौन अध्यक्षता नहीं करेगा। क्योंकि इनमें से कौन अध्यक्षता करेगा करके ये वाले जो पोर्शन में मैं लिखूंगा उसको ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक, और वहीं से क्या होगा? कन्फ्यूजन। इसलिए मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। ठीक, तो देखो अध्यक्षता करने के लिए योग्य कौन होगा? योग्य, या फिर लिखो जो अध्यक्षता कर सकता है, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, याद अच्छे से होगा। योग्य, और ये क्या हो जाएगा आपका? अयोग्य या कभी नहीं कर सकता है। ठीक, अयोग्य सही वर्ड नहीं है, योग्य अयोग्य। कौन, देखो इसके लिए याद रखना कि कौन अध्यक्षता कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। ठीक, अध्यक्षता कर सकता है और नहीं कर सकता है। ठीक, देखो कौन अध्यक्षता कर सकता है, तो इस पे तीन बातें याद रखना। ठीक, पहला, ग्राम सभा
का सदस्य हो। पहली बात तो ये है, ठीक। क्या होना चाहिए उसको? ग्राम सभा का सदस्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्रों में सम्मेलन की अध्यक्षता तभी करेगा जब वह ग्राम सभा का सदस्य हो, ठीक। दूसरा बात याद रखना कि वो ग्राम सभा का सदस्य हो, साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, ठीक। अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तीसरा, सदस्यों द्वारा चयनित हो। ये तीन बातें याद रखिएगा। अगर इतना चीज है, ये तीनों चीज है, तो वह व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कर सकता है। कौन कौन सा? पहला, ग्राम सभा का सदस्य हो, अनुसूचित जाति वर्ग का, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, और ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चयनित हो। लेकिन दो बात इस पे याद रखना कि कौन नहीं कर सकता है, ठीक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कौन नहीं कर सकता है, बहुत लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो क्वेश्चन है वो यही से फंसाते हैं। तो पहला इस पे याद रखना, पंचायतों के पदाधिकारी, ठीक है। अब पंचायतों के पदाधिकारी कौन, तो परिभाषित किया जा चुका है, पहले ही परिभाषा में बताया था, ठीक। क्लास अगर देख रहे होगे तो याद होगा कि पदाधिकारियों से कौन सा आशय रहता है, तो पदाधिकारियों से है आपका। अगर ग्राम सभा में देखा जाए तो ग्राम पंचायत ही उसमें, मतलब ग्राम सभा के ऊपर कौन है? ग्राम पंचायत है, ठीक। तो उसमें कौन सा होगा आपका? सरपंच, उप सरपंच, सरपंच, उप सरपंच व पंच। ये कभी भी अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ग्राम सचिव, ठीक, ग्राम सचिव। तो ये क्या है? इन लोग क्या है? अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। देखना ना, ऑप्शन में जब भी क्वेश्चन मिलेगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाए, वन लाइनर क्वेश्चन बनाए, इनमें से कौन अध्यक्षता कर सकता है करके इसमें से डाल देगा अनुसूचित ग्राम सभा सदस्य जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, ठीक। ऐसा करके एक ऑप्शन डाल देगा। दूसरा ऑप्शन में सरपंच, उप सरपंच, पंच। पहले ही ऑप्शन में मिलेगा सरपंच, और जैसे ही हमको पता रहता है कि सामान्य क्षेत्र में सरपंच अध्यक्षता करता है, सीधा आंसर उसी को लगा देते हैं, ठीक। लेकिन ऑप्शन डी में इसको डाल दिए रहता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुसूचित ग्राम सभा का सदस्य जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, ठीक, और ग्राम सभा सदस्यों द्वारा चयनित है, वो करता है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं गणपूर्ति के संबंध में, ठीक। गणपूर्ति में ज़्यादा नहीं है। जैसे सामान्य क्षेत्रों में गणपूर्ति कितना था कि कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/10, और उसमें का 1/3 क्या होनी चाहिए थी? महिला सदस्य होनी चाहिए थी, ठीक। लेकिन यहाँ पे गणपूर्ति, यहीं पे बता देता हूँ, अनुसूचित क्षेत्रों में गणपूर्ति क्या होता है? देखो, ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य, कुल का, देखो अगर ग्राम सभा में कुल सदस्य का, ग्राम सभा के कुल सदस्य का 1/3 सदस्य, जिसमें 1/3 क्या हो? महिला सदस्य हो, ठीक है। अब यहाँ पे 1/3 इसलिए है क्योंकि अब देखो, जो सामान्य क्षेत्रों का ग्राम पंचायत होता है ना, सामान्य क्षेत्रों का, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है, इसलिए 1/10। लेकिन यहाँ पे क्या है? जनसंख्या थोड़ी कम रहती है अनुसूचित क्षेत्रों में, तो अगर वहाँ पे जनसंख्या कम है तो इसलिए वहाँ पे अनुपात, जैसे 1/10 या है ज़्यादा छोटा है, ठीक है, 1/10, और 1/3 कम छोटा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा संख्या में आए, इसलिए क्या किया गया है? इसको 1/3 रखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में 1/3, और जिसमें 1/3 महिला हो। सपोज अगर मान लेते हैं कि इस अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा में 36 सदस्य हैं, ठीक, तो 36 का 1/3 क्या हो जाएगा? 12। तो 12 सदस्य तो होना चाहिए, और इस 12 सदस्य में कम से कम 4 क्या होना चाहिए? आपका फीमेल सदस्य होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? अनुसूचित क्षेत्रों में क्या हो गया? गणपूर्ति, ठीक। इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से स्टेटमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक। चलिए, ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं धारा 129 ग, ठीक। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। चलिए मिटा देता हूँ इसको।
चलिए, गणपूर्ति समझ आ गया। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के सम्मेलन, जो ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा का सदस्य जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चयनित हो। ठीक, और कौन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता में पंचायत के पदाधिकारी। पंचायत के पदाधिकारी कौन? सरपंच, पंच, उप सरपंच। ठीक, और ग्राम पंचायत का सचिव जो है वो क्या करते हैं? अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, गणपूर्ति क्या होती है? तो गणपूर्ति होती है कुल ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य, जिसमें 1/3 क्या हो? महिला हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ग, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है ग्राम सभा के शक्तियां एवं कृत्य। ठीक, इसमें क्या बताया गया है? ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य, ये किसमें बताया गया है? आपका धारा 129 ग में। बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा, लेकिन कुछ बताता हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, देखो, पहला याद रखना कि अब किस आधार पर गठित किया गया है? तो संस्कृति, परंपरा एवं रूढ़ियों के आधार पर ही किसी गांव या गांवों के समूह, अचरा, टोला, मोहल्ला, ये सबको क्या किया गया है? ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के रूप में गठित किया गया है। तो इसका सबसे पहला काम क्या हो सकता है? कि उन्हीं रूढ़िवादी और परंपराओं को क्या करना? संरक्षित करना। तो इसका पहला काम क्या होगा? पहला काम है इसका रूढ़ियों एवं परंपराओं, रूढ़ियों एवं परंपराओं को सुरक्षित करना। ठीक, दूसरा क्या था? दूसरा याद रखना, संस्कृति एवं सामुदायिक, संस्कृति एवं सामुदायिक संसाधनों को सुरक्षित करना। ठीक, तीसरा याद रखना कि बाजार, मेला आदि का प्रबंधन करना, ठीक, चौथा याद रखना पशु मेले का प्रबंधन करना। पशु मेले का प्रबंधन करना। ठीक, कोई भी जैसे अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित योजनाएं बनाना। ठीक, तो योजनाएं बनाना, ये सब क्या है? आदि आदि करके बहुत सारे हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि उस ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य का जो प्रावधान है वो कहाँ किया गया है? तो धारा 129 ग में। ठीक है, चलिए, ये हो गया ग्राम सभा के कृत्य। उसके बाद जो 29 घ में, उसमें क्या बताया गया कि ग्राम पंचायत के कृत्यों के बारे में बताया गया है। इसको मिटा देता हूँ। ठीक, उसमें भी कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या, एक और याद रखना, क्या याद रखना कि इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है पर डाल देता है, राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कृत्य। ठीक, राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कृत्य। कोई भी राज्य सरकार अलग से कोई भी काम सौंपता है कि ये करना है करके कुछ भी, तो वो करना क्या होगा? उसका कर्तव्य होगा, कृत्य होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 129 ग। ठीक है, मिटा देता हूं। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 129 घ। ठीक, इसमें क्या बताया गया है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें ग्राम पंचायत के शक्ति एवं कृत्यों के बारे में बताया गया है। धारा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सब धारा याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मतलब इस अनुच्छेद से संबंधित सब धारा याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 132 का 132 धारा पूरा एकदम याद होना चाहिए, हल्का फुल्का सबको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है? ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम पंचायत के कृत्य। ठीक, किसमें? 129 घ में। इसमें क्या है आपका? ग्राम पंचायत के कृत्य। इसमें कौन कौन से काम? तो पहला काम तो वही, कौन सा कृत्य है? पहला, बाजार, मेला
पशु बाजार आदि का प्रबंधन। ठीक, दूसरा याद रखना, दूसरा क्या है, योजना बनाना, योजनाएं बनाना। ठीक, तीसरा वही याद रखना, राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कृत्य। ठीक, ये क्या है आपका धारा 129 ग्राम पंचायतों के कृत्य। दिन भर अनुच्छेद निकलता है संविधान पढ़ के। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप, धारा 2 में आपका क्या है, 129 घ में ग्राम पंचायतों के कृत्य, जिसमें बाजार मेला पशु बाजार का प्रबंधन करना, योजनाएं बनाना, अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित योजनाएं बनाना। उसके बाद है राज्य सरकार द्वारा जो भी एडिशनल वर्क दिया जाता है वो भी करना क्या होगा, ग्राम पंचायतों का कृत्य होगा धारा 129 घ के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है और बनता भी नहीं है क्वेश्चन। अगर बनेगा क्वेश्चन तो इसी तरीके से बताया जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत के कृत्य नहीं है। सबसे नीचे ऑप्शन में लिख दिया रहेगा उपरोक्त सभी ग्राम पंचायत के कृत्य हैं करके, तो वही आंसर रहेगा। लेकिन ये सब थोड़ा मोड़ा छोटी मोटी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग धारा 129 अंगा के बारे में, जिसमें बताया गया है क्या, आरक्षण के बारे में, सेक्शन 129E। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें बताया गया है आपका आरक्षण के बारे में कि अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण कैसे होगा। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में भी आरक्षण किस पे होगा, जनसंख्या के अनुपात पे होगा। यहाँ पे आपका अंगा, इसमें क्या है, आरक्षण की बात कही गई है। ठीक, आरक्षण कैसा होगा, तो पहला याद रखना, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में किसको किसको, एसटी व एससी को। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी कंडीशन पे ना, किसी भी कंडीशन में जो एसटी आरक्षण है ये 50% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब एसटी आरक्षण 50% से अधिक ही होना चाहिए। ठीक, आरक्षण कैसे दिया जाएगा, तो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। लेकिन किसी भी केस में एसटी आरक्षण अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में या पंचायतों में जो आरक्षण है वो किसी भी केस में 50% से कम नहीं होगा। किसके लिए, तो एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना देगा। ठीक, तो जनसंख्या के अनुपात में तो आरक्षण दिया जाता है एसटी और एससी को, लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत है वहां किसी भी केस में क्या नहीं होगा, 50% से कम नहीं होगा। तो एसटी आरक्षण 50% से अधिक होगा, अधिक होना चाहिए। ठीक, ये प्रावधान किया गया है। तीसरा याद रखना, जो वहाँ के प्रमुख हैं, ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत में कौन होता है, सरपंच, जनपद पंचायत में कौन होता है, जनपद पंचायत अध्यक्ष, और जिला पंचायत में होता है आपका जिला पंचायत अध्यक्ष। तो जो पंचायत प्रमुख है, पंचायत प्रमुख का पद जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए क्या रहेगा, आरक्षित रहेगा। ठीक, आरक्षित रहेगा। किसमें प्रावधान किया गया है, धारा 129 अंगा में क्या बताया गया है, आरक्षण के बारे में बताया गया है, जिसमें पंचायत प्रमुखों का पद हमेशा क्या रहेगा, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आरक्षित रहेगा, एसटी वर्ग के लिए। ठीक है, और सपोज कि अब कोई भी अनुसूचित क्षेत्र का जैसे पंचायत है वहां पे एसटी जनसंख्या नहीं है तो क्या होगा, आरक्षण नहीं रहेगा, सामान्य रहेगा। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत जहां एसटी पॉपुलेशन, एसटी जनसंख्या नहीं है, ठीक, तो वो क्या रहेगा, एसटी जनसंख्या नहीं है तो वो सामान्य वर्ग के लिए क्या आरक्षित रहेगा, वो सीट क्या रहेगा, नहीं हो तो आरक्षण आवश्यक नहीं है। ठीक,
तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा आरक्षण से। पहला कि एसटी और एससी को जनसंख्या के अनुपात में क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, ठीक है। लेकिन किसी भी केस में अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों में एसटी आरक्षण 50% से कम नहीं होगा। पंचायत प्रमुखों का पद जो रहेगा आरक्षित रहेगा। पंचायत प्रमुख कहने का मतलब क्या क्या है, पंचायत प्रमुख में जैसे ग्राम पंचायत में आपका हो गया सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का आपका अध्यक्ष, ये क्या हो गया प्रमुख। तो ये क्या रहेगा, एसटी वर्ग के लिए क्या रहेगा, आरक्षित रहेगा अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक। तो समझ आ गया होगा ये आरक्षण। अब लास्ट धारा देखते हैं, अध्याय 14 क का लास्ट धारा, ठीक। लास्ट धारा कौन सा, धारा 129 च। धारा 129 च में क्या बताया गया, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के कृत्यों के बारे में बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन एक साल किसी साल पूछा था शायद, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। च, ठीक, धारा 129 च, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 च, इसमें क्या बताया गया है, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के कृत्य किसमें बताया गया है आपका 129 च में। इंपॉर्टेंट है ना, धारा को, धारा सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पूछ देगा, ठीक। तो इसके कृत्य क्या क्या हैं, पहला याद रखना, लघु जलाशयों का निर्माण या प्रबंधन करना, ठीक। काम क्या है, लघु जलाशयों का प्रबंधन, ठीक। दूसरा, जो भी सामुदायिक सेक्टर है उसका प्रबंधन करना या नियंत्रण करना, तो सामुदायिक सेक्टर या क्षेत्र, सामुदायिक सेक्टर का प्रबंधन या नियंत्रण, ठीक है। तीसरा याद रखना, अनुसूचित क्षेत्रों में जो योजनाएं बनती है, जो जनजातीय योजनाएं हैं, उस पर क्या करना, नियंत्रण या प्रबंधन करना, ठीक। तो एसटी से संबंधित, अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्या करना, नियमों पर, या नियम बोला जाए योजनाओं पर, ठीक, योजनाओं का नियंत्रण, ठीक। और एक तो सब में कॉमन था, कौन सा, राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए, राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य, ठीक। तो ये क्या है आपका धारा 129 च, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के कृत्य, लघु जलाशयों का प्रबंधन करना, सामुदायिक सेक्टरों पर नियंत्रण करना, ठीक, एसटी से संबंधित योजनाओं का प्रबंधन करना या बनाना, और राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कार्य। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अध्याय 14 क को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, ठीक। अब आगे के क्लास में हम लोग पंचायती राज से संबंधित नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आगे क्या है देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।